कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे में होती है, जहां 22 साल की निशा, काल्पनिक नाम, अपने परिवार के दबाव में एक शादी के लिए तैयार हो जाती है। परिवार को दूल्हे के बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता होती, बस इतना जानते हैं कि वह अच्छा कमाता है और उसका परिवार संपन्न है। शादी के दिन जब निशा पहली बार अपने पति रमेश, काल्पनिक नाम, का चेहरा देखती है, तो वह दंग रह जाती है। रमेश की उम्र 55 साल से भी अधिक होती है। परिवार ने उससे यह सच छुपाया था कि वह उम्र में उससे 2.5 गुना बड़ा है। शादी के बाद निशा के सपनों की दुनिया टूटने लगती है। रमेश उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन उम्र का भारी अंतर उनके रिश्ते में खटास पैदा करता है। निशा के मन में बार बार सवाल उठता है कि क्या उसके माता पिता ने उसकी जिंदगी की खुशियों की बलि दे दी। शादी के कुछ ही समय बाद निशा अवसाद में चली जाती है। वह अपने हमउम्र दोस्तों को देखकर और ज्यादा टूटती है। रमेश चाहता है कि निशा उसकी बात माने, लेकिन निशा के मन में विद्रोह पनपने लगता है। समय के साथ उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है। रात में उसे डरावने सपने आते हैं, वह अकेले में चिल्लाने लगती है। परिवार इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन पड़ोसी अफवाहें फैलाने लगते हैं कि निशा पागल हो गई है। यहीं से कहानी में क्राइम का एंगल शुरू होता है। एक दिन रमेश को घर में बुरी तरह घायल पाया जाता है। पुलिस जांच शुरू करती है। शक सीधा निशा पर जाता है क्योंकि घटना के समय घर में वही मौजूद होती है। लेकिन क्या सचमुच निशा ने ऐसा किया, या इसके पीछे कोई और था? जांच में सामने आता है कि रमेश के भाई को उसकी संपत्ति पर कब्जा करना था। उसने ही मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी निशा की हालत का फायदा उठाकर यह प्लान बनाया। वह चाहता था कि रमेश मारा जाए और शक निशा पर आए ताकि पूरी संपत्ति उसके हाथ लग सके। कहानी इस ओर इशारा करती है कि समाज में आज भी जबरन शादी और उम्र के भारी अंतर वाले रिश्ते कई बार त्रासदी में बदल जाते हैं। यह केवल एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सच्चाई है जो यह बताती है कि किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता और सहमति कितनी जरूरी है। कहानी के दूसरे हिस्से में पुलिस की जांच गहराई से दिखाई जाती है। रमेश अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। पुलिस निशा से पूछताछ करती है। उसकी मानसिक हालत देखकर डॉक्टर भी बताते हैं कि वह स्थिर नहीं है। निशा बार बार कहती है कि वह अपने पति से नाराज थी, लेकिन उसे मारने का इरादा नहीं था। पुलिस घर की तलाशी लेती है और सीसीटीवी फुटेज में रमेश का भाई घर के आसपास मंडराता हुआ नजर आता है। यही पुलिस के लिए पहला सुराग बनता है। जांच में पता चलता है कि भाई ने एक गुंडे को पैसे देकर रमेश पर हमला करवाया था। जब भाई से पूछताछ होती है तो वह पहले साफ इनकार करता है, लेकिन सबूतों के दबाव में सच्चाई उगल देता है। उसका कहना होता है कि रमेश के बाद सारी संपत्ति उसके नाम हो जाती। उसने निशा को बलि का बकरा बनाने की सोची ताकि कोई उस पर शक न करे। रमेश धीरे धीरे ठीक हो जाता है और भाई जेल चला जाता है। लेकिन निशा की मानसिक हालत पहले जैसी नहीं रह पाती। यह घटना उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाल देती है। इस कहानी के माध्यम से क्राइम अलर्ट यह संदेश देता है कि अपराध केवल हथियार से नहीं होते। कई बार सामाजिक दबाव और गलत फैसले भी किसी को अपराध की ओर धकेल सकते हैं। जबरन शादी, उम्र का भारी अंतर और लालच जैसे तत्व मिलकर एक निर्दोष जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। यह कहानी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या निशा का दोष था या वह केवल परिस्थितियों की शिकार थी। क्या माता-पिता को शादी जैसे बड़े फैसले में अपनी बेटियों की राय नहीं लेनी चाहिए? और सबसे अहम सवाल, क्या लालच के कारण खून के रिश्ते भी अपने होश खो बैठते हैं? अंत में शो दर्शकों को सतर्क करता है कि आज के समय में टाइम आज का, क्राइम आज का है, यानी अपराध किसी भी रूप में
किसी भी वजह से हो सकता है। हमें अपने परिवार, रिश्तों और फैसलों को पारदर्शिता व संवेदनशीलता